मेघा भी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद चारों नंदे उसके कमरे में आते हैं और उसके पास बैठते हुए, भाभी आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? चलिए हम सब मिलकर बाहर मूवी देखने चलते हैं। अरे बाहर सिनेमा हॉल जाने की क्या ही जरूरत है, हम घर पर ही कुछ देख लेते हैं। नहीं भाभी, आज तो बाहर जाना ही पड़ेगा, पॉपकॉर्न खाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। चारों नंदे मेघा को लेकर मॉल के सिनेमा हॉल पहुंचती हैं। सभी मिलकर मूवी देखते हैं और इंटरवल के दौरान वो बाहर आकर पॉपकॉर्न खा रही होती है। तभी मेघा के फोन की घंटी बजती है। उसकी माँ का कॉल होता है। हेलो माँ, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? ससुराल में सब लोग तेरा अच्छे से ख्याल तो रख रहे हैं ना? हाँ माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, सब लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं। बेटा पगफेरे की रस्म के लिए मैं राजेश को तुझे लेने भेज रही हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, वरना मैं खुद तुझे लेने आ जाती। कोई बात नहीं माँ, आप अपना ख्याल रखिए, मैं राजेश के साथ घर आ जाऊंगी। फोन करने के बाद मेघा अपनी नंदों को खुशी खुशी बताती है। माँ का फोन था, वो कह रही थी कि पगफेरे की रस्म के लिए मुझे राजेश लेने आ रहा है। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। चलिए जल्दी घर चलते हैं और राजेश भैया के लिए बढ़िया सा नाश्ता तैयार करते हैं। हाँ भाभी, आप जाकर अपनी पैकिंग और तैयारी कर लीजिएगा, नाश्ता हम तीनों बना लेंगे। चारों नंदे अपनी भाभी के साथ घर आती हैं। घर आकर नंदे रसोई में नाश्ता बनाने लगती हैं और मेघा अपने कमरे में जाकर कपड़े तैयार करने लगती है। थोड़ी ही देर में राजेश घर आता है और नंदे उसके सामने गर्मा गर्म नाश्ते की प्लेट सजाकर रख देती हैं। राजेश नाश्ता करता है और थोड़ी ही देर में मेघा तैयार होकर बाहर आती है। अरे दीदी, तू तैयार होगी क्या? अरे सच बताओ तो तेरे बिना घर बिल्कुल वीरान पड़ा है, लेकिन तुझे यहाँ खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। हाँ राजेश, मैं तैयार हूँ। तभी राजेश के मोबाइल की घंटी बजती है। वो फोन पर बात करता है और फिर फोन रखकर मेघा से, दीदी मुझे अभी बहुत जरूरी काम से तुरंत निकलना पड़ेगा। मैं तुझे लेने तो आया था, पर अब साथ नहीं ले जा पाऊंगा। अरे राजेश, पर माँ तो इंतजार कर रही होंगी ना? मैं माँ को फोन करके सब समझा दूंगा। मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मैं कुछ दिनों बाद आकर तुझे ले जाऊंगा। राजेश नाश्ता छोड़कर तुरंत वहां से चला जाता है और मेघा उदास होकर दरवाजे की तरफ देखती रह जाती है। भाभी आप इतना दुखी मत होइए, हम समझ सकते हैं कि भाई का प्यार क्या होता है। अर्जेंट काम आ गया होगा, इसलिए बेचारी को अचानक जाना पड़ा। हाँ रागिनी, शायद ऐसा ही होगा। मेघा झूठी मुस्कान के साथ अंदर चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में मायके की वो खौफनाक रात ताजा हो जाती है। मेघा के पिता शहर से बाहर थे और रात के 12 बजे मेघा अपनी माँ के साथ हॉल के सोफे पर बैठी राजेश का इंतजार कर रही थी। तभी राजेश घर में आता है। बेटा राजेश, तेरी बहन कब से खाना बनाकर भूखी बैठी तेरा इंतजार कर रही है, तो इतनी देर से क्यों आ रहा है? माँ मुझे बाहर काम रहता है, अब दीदी मुझे खाना खिला देंगे, आप जाकर अपने कमरे में सो जाओ। श्वेता ये सुनकर कमरे में चली जाती है। उसके कमरे में जाते ही मेघा थाली लेकर राजेश के सामने आती है। राजेश खाना खा लो। राजेश सोफे पर बैठकर ही खाना खाने लगता है। तब मेघा, मैंने कितनी बार समझाया है कि इतनी देर से मत आया कर और अपनी जुए की आदत को छोड़ दे। तू मुझे ज्ञान मत दे, अपनी औकात में रह। तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रखी है, तेरी वजह से आज मैं ठोकरें खा रहा हूँ। मेरे सामने प्यार का ढोंग मत कर। तुम जो भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, अगर माँ और पिताजी को पता चला तो? राजेश गुस्से में खाना छोड़कर उठ जाता है और मेघा के बाल जोर से खींचते हुए, अपना बनाया हुआ सड़ा खाना तो ही खा और मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, समझी? राजेश गुस्से में कमरे से चला जाता है और मेघा सहम कर जमीन पर बैठ जाती है। भाभी आप कहाँ खो गई? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं रागिनी, बस ऐसे ही पुराने ख्यालों में खो गई थी। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दोपहर मेघा बालकनी में खड़ी होकर अपने भीगे बाल सुखा रही होती है। तभी उसके मोबाइल पर अमित का कॉल आता है। हेलो मेघा, कैसी हो तुम? घर पर सब ठीक ठाक है ना? हाँ अमित, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपके बिना घर पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, बहुत बोर हो रही हूँ। अरे तुम बोर हो रही हो? मेरी चारों बहनों के घर में रहते हुए भला कोई इंसान बोर कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो चारों तो मेरा अपनी सगी बहन से भी ज्यादा ख्याल रखती है। तभी चारों नंदे मुस्कुराती हुई बालकनी में आ जाती हैं और मेघा को घेर कर खड़ी हो जाती हैं। भाभी अकेले अकेले बालकनी में खड़ी होकर क्या कर रही हो? कुछ नहीं रागिनी, बस तुम्हारे भैया का फोन आया था, उन्हीं से बात कर रही थी। भैया से बातें तो बाद में भी होती रहेंगी भाभी, फोन रखिए और हमारे साथ शॉपिंग मॉल चलिए। हाँ भाभी, आज हम सब मिलकर ढेर सारी खरीदारी करेंगे, जल्दी से तैयार हो जाइए। चारों बहनें हॉल में आकर अपने माँ बाप से, मम्मी पापा आज भाभी को शॉपिंग करने के लिए ले जाना है, आप लोग भी जल्दी से तैयार हो जाइए, और हाँ आज खाना भी हम बाहर ही खाएंगे। बेटा तुम लोगों ने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली, चलो ठीक है हम सब मिलकर शॉपिंग पर चलते हैं। चारों बहनें मेघा को तैयार करवाकर शहर के बड़े शॉपिंग मॉल में लेकर जाती हैं, जहां रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानें सजी हुई हैं। भाभी यहाँ आइए ना, ये वाला जीन्स और टॉप देखिए, आप पर कितना ज्यादा प्यारा लगेगा। अरे नहीं रेखा, जीन्स और टॉप मुझ पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, मैं तो सिर्फ साड़ियाँ ही पहनती हूँ। अरे भाभी एक बार ट्रायल रूम में जाकर पहन कर तो देखिए, बहुत सुंदर लगेंगी आप।
मेघा ट्रायल रूम से जीन्स और टॉप पहनकर बाहर निकलती है तो चारों उसे देखकर खुश हो जाती हैं। वाह भाभी, आप तो बिल्कुल कॉलेज गर्ल जैसी लग रही हो। ये हम ड्रेस फाइनल कर रहे हैं और इसके साथ मैचिंग सैंडल और कुछ नए गहने भी हम अपनी भाभी के लिए जरूर लेंगे। चारों बहनें शॉपिंग करने में व्यस्त हो जाती हैं। तभी सामने की दुकान पर मेघा की नजर एक भाई और बहन पर पड़ती है, जहां भाई अपनी बहन को प्यार से कपड़े दिला रहा होता है। काश मेरा भाई भी मुझसे ऐसा ही सच्चा प्यार करता। भाभी, हम समझ सकते हैं कि आपको अपने इकलौते भाई राजेश की बहुत याद आ रही होगी। वो भी आपको ऐसे ही प्यार से शॉपिंग कराते होंगे ना? हाँ शालिनी, बिल्कुल ऐसे ही। मेघा छोटी मुस्कान लाती है, लेकिन उसके दिमाग में मायके की वो खौफनाक शॉपिंग वाली घटना कौंध जाती है। माँ, ये वाली ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है ना, क्या मैं इसे ले लूं? हाँ हाँ बेटा, तुझे जो भी पसंद आए सब ले ले, मैं अभी काउंटर पर बिल देकर आती हूँ। श्वेता के आगे बढ़ते ही पीछे से आकर राजेश मेघा की कलाई को पूरी ताकत से मरोड़ देता है। तो यही तो चाहती थी ना कि माँ सारा पैसा तुझ पर उलटाए और मेरे लिए कुछ न बचे। भैया, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, छोड़ दो ना प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तुझे? ये दर्द तो मैं तेरी पूरी जिंदगी में भर दूंगा। तूने जो मेरे साथ किया है उसका बदला मैं तुझसे एक एक करके लूंगा। तभी श्वेता वापस लौटने लगती है तो राजेश तुरंत मेघा का हाथ छोड़कर मुस्कुराने का ढोंग करने लगता है। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों यहीं खड़े हो? अरे कुछ नहीं माँ, बस दीदी से उसकी पसंद पूछ रहा था। बता दीदी तुझे और क्या क्या चाहिए? चल मैं अपनी पसंद से दिलाता हूँ। रूपा मेघा का कंधा हिलाकर उसे वर्तमान में लाती है। अभी कहाँ खो गई आप? चलिए, आगे भी बहुत सारी चीजें खरीदनी है। हाँ हाँ चलो। सभी मिलकर शॉपिंग करते हैं और फिर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। फिर जब ये लोग वापस घर आने लगते हैं तो सड़क पर भारी ट्रैफिक और तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ रही होती हैं। भाभी जरा संभल कर सड़क पार करना, यहाँ बहुत भारी ट्रैफिक है। सड़क पार करते समय अचानक मेघा का पैर डगमगाता है और उसका हाथ नंद के हाथ से छूट जाता है। तभी एक तेज रफ्तार कार सीधे मेघा की तरफ बढ़ती है। अरे भाभी हटो सामने से। इससे पहले कि कार मेघा से टकराती, रागिनी और शालिनी अपनी जान की परवाह किए बिना झपटकर मेघा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ जोर से खींच लेती हैं और गले से लगा लेती हैं। भाभी रिलैक्स रिलैक्स भाभी, कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल सुरक्षित हो। आज तो तुम लोगों ने मुझे बचा लिया रागिनी, वरना मेरी तो जान ही चली जाती। भाभी, जब तक हम चारों बहनें आपके साथ हैं, आपको कोई आंच भी नहीं आ सकती, आप घबराइए मत। अरे बेटा, मुझे तुम चारों बेटियों पर गर्व है। इसी तरह अपनी भाभी का ख्याल रखना। हाँ बेटा, आज तुम लोगों की वजह से एक बहुत बड़ी मुसीबत टल गई। चारों बहनें मेघा को प्यार से गाड़ी में बिठाकर घर ले आती हैं। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन हॉल में बैठकर सभी लोग चाय पी रहे थे तब हरिशंकर। और रक्षाबंधन का पावन त्योहार भी बस पास ही आ रहा है और बहू अभी तक पग फेरे के लिए मायके नहीं जा पाई है। हाँ जी, तो अब रक्षाबंधन पर ही बहू को मायके भेज देंगे, वही राखी का त्योहार भी मना लेगी। जी पिताजी, मैं रक्षाबंधन के दिन ही मायके चली जाऊंगी। अगले कुछ दिनों तक घर में सब कुछ सामान्य चलता रहता है। एक दोपहर आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और झमाझम तेज बारिश शुरू हो जाती है। चारों नंदे अपनी भाभी के कमरे में जाकर। भाभी, आप कमरे में क्या कर रही हैं? कुछ नहीं रागिनी, बस कमरे की चादर बदल रही थी और साफ सफाई कर रही थी। साफ सफाई छोड़िए भाभी, बाहर देखिए कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है। चलिए छत पर भीगने चलते हैं। अरे अरे, मुझे कहाँ खींच कर ले जा रही हो तुम सब? चलिए भाभी, आप तो छत पर खूब नाचेंगे हम और बारिश का मजा लेंगे। रुको, मैं अपना मोबाइल साथ ले लेती हूँ, हो सकता है तुम्हारे भैया का फोन आ जाए, लेकिन ये फोन कहीं भीग ना जाए। अरे भाभी, फोन को वहीं सीढ़ियों के पास साइड में रख दीजिएगा, नहीं भीगेंगे, बस आप आ जाइए। छत पर पहुंचकर चारों नंदे मेघा के साथ मिलकर बारिश में भीगते हुए जोर जोर से नाचने और गाने लगती हैं। तभी मेघा के फोन पर राजेश का कॉल आने लगता है। भाभी, आपके भाई का फोन आ रहा है, आप किनारे जाकर आराम से बात कर लीजिए। मेघा फोन लेकर छत के कोने में जाती है और कांपते हाथों से कॉल उठाती है। तुझे मैंने सुबह ही बोला था कि मुझे तुरंत पैसों की जरूरत है। तूने अभी तक मेरे खाते में पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं किए? मैं घर के काम में बिल्कुल भूल गई थी। तू मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करना तो नहीं बोली, पर जब मैं पैसे मांगता हूँ तो भेजना भूल जाती है। अभी के अभी पैसे ट्रांसफर कर, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि याद रखेगी। राजेश फोन पर इतनी जोर से चिल्लाता है कि मेघा बुरी तरह से डर कर तुरंत फोन काट देती है। घबराहट और कांपते पैरों की वजह से उसका संतुलन बिगड़ता है और वो छत की मुंडेर से नीचे गिरने लगती है। बचाओ, मैं गिर रही हूँ। पीछे से चारों नंदे दौड़ कर आती हैं और फिल्मी अंदाज में झपटकर मेघा के हाथ को दोनों तरफ से कसकर पकड़ लेती हैं और मेघा हवा में लटक रही होती है। बहनों, पूरी ताकत लगाकर भाभी को ऊपर खींचो, हाथ बिल्कुल मत छोड़ना। हाँ दीदी, जोर लगाओ, भाभी हिम्मत मत हारना। चारों बहनें मिलकर अपनी पूरी ताकत से मेघा को खींचकर छत के फर्श पर सुरक्षित गिरा लेती हैं और सब जोर जोर से हांफने लगती हैं। आज तो तुम चारों ने मुझे मौत के मुंह से खींच लिया, वरना पता नहीं आज मेरा क्या होता।
भाभी जब तक हम चारों जिंदा हैं आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सब लोग नीचे कमरे में आते हैं और मेघा भीगे कपड़ों में ही कांपते हाथों से मोबाइल निकालकर राजेश के खाते में पैसे ट्रांसफर कर देती है। पैसे भेजते ही उसे मायके की एक पुरानी घटना याद आ जाती है। बेटा मेघा, ये दफ्तर के काम के जरूरी पैसे हैं, इन्हें संभाल कर अपनी अलमारी में रख दे, कल सुबह काम आएंगे। जी माँ, मैं अभी इसे संभाल कर रख देती हूँ। श्वेता पैसे देकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही राजेश मेघा से, वो सारे पैसे जो माँ ने तुझे रखने के लिए दिए हैं चुपचाप मेरे हाथ में रख दे, चल निकाल पैसे। नहीं राजेश, माँ ने ये पैसे मुझे संभाल कर रखने को दिए हैं, तुम इन पैसों से फिर जुआ खेलोगे, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। राजेश पूरी ताकत से मेघा को धक्का देकर दीवार पर पटक देता है और पैसों का लिफाफा छीन लेता है। मेरा दिमाग खराब मत कर, मेरा बस चले तो मैं तुझे अभी जान से मार डालूं। तभी कमरे से बाहर आकर श्वेता, क्या हुआ बच्चों, ये कैसी आवाजें आ रही थी यहाँ से? कुछ नहीं माँ, बस मेरा पैर फिसल गया था तो राजेश ने मुझे गिरने से बचा लिया। अच्छा ठीक है, रात बहुत हो गई है, अब जाकर सो जाओ। समय धीरे धीरे बीतता जाता है और मेघा हर पल अंदर ही अंदर घबराई और डरी हुई रहने लगती है। एक दिन चारों नंदे बाजार से लौट रही होती हैं। चलो भाभी के लिए उनकी मनपसंद कुल्फी और आइसक्रीम खरीद लेते हैं। दीदी मुझे एक बात समझ नहीं आती, भाभी हर छोटी छोटी बात पर इतनी ज्यादा घबराई और सहमी हुई क्यों रहती है? हाँ, मैंने भी गौर किया है कि उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा खौफ और डर दिखाई देता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद से वो एक बार भी मायके नहीं जा पाई, इसलिए उनका दिल उदास रहता हो सकता है। चलो घर चलकर भाभी को आइसक्रीम खिलाते हैं और उन्हें मायके भेजने की तैयारी करवाते हैं। चारों बहनें घर आती हैं। हॉल में मेघा अपने सास ससुर के साथ बैठकर बातें कर रही थी। चारों मेघा को प्यार से आइसक्रीम देते हुए, भाभी ये लीजिए आपकी पसंदीदा आइसक्रीम, और सुनिए रक्षाबंधन भी आ रहा है और आप अपने मायके जाने की तैयारी कर लीजिए। रागिनी सही कह रही है, तुम पग फेरे के लिए भी मायके नहीं गई हो, तुम चाहो तो रक्षाबंधन में 10 दिन जाकर रह सकती हो, तुम्हारे माँ और भाई को भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसा आप कहें। सभी मिलकर साथ बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। उस रात घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन रूपा को नींद नहीं आ रही होती है। वो पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकलती है। तभी उसे मेघा के कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता हुआ दिखाई देता है। आधी रात को भी भाभी चुपचाप दबे पांव घर से बाहर क्यों जा रही हैं? रूपा तुरंत जाकर रागिनी, शालिनी और रेखा को जगाती है और चारों बहनें दबे पांव दरवाजे के पीछे छुपकर बाहर देखने लगती हैं। बाहर सड़क के किनारे राजेश गुस्से में खड़ा होता है। ये लो पैसे, राजेश में हाथ जोड़ती हूँ, जुआ खेलना छोड़ दो, क्यों अपने आप को और अपने परिवार को तबाह कर रहे हो? राजेश पैसों की गड्डी छीनते ही मेघा के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना है, हाँ और क्या नहीं? तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, अपनी हद में रहा कर। मैं तुम्हारी बहन हूँ, अगर मैं नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? तू मेरी सगी बहन कभी नहीं हो सकती। अरे तू कल भी सड़क पर पड़ी हुई एक अल्लाहवारिस लड़की थी और आज भी मेरी नजरों में तेरी वही औकात है। राजेश बाइक स्टार्ट करके वहां से चला जाता है और मेघा जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी चारों नंदे दरवाजे से बाहर निकलकर मेघा के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। भाभी अब बस बहुत हुआ, आज आपको हमें सच सच बताना ही पड़ेगा कि आखिर ये सब क्या है और इस सब के पीछे की असली सच्चाई क्या है। चारों नंदे रोती हुई मेघा का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर लाती हैं और बिस्तर पर बिठा देती हैं। भाभी अब आप बिल्कुल मत छुपाइए, हमें सब सच जानना है कि राजेश भैया आपके साथ ऐसा जालिम बर्ताव क्यों करते हैं। रागिनी, मैं अपने माँ बाप की सगी बेटी नहीं हूँ, मेरे पिता ने मुझे एक अनाथालय से गोद लिया था। क्या भाभी आप सच कह रही हो? हाँ शालिनी, हम दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए, पर जब हम कॉलेज में पहुंचे तो राजेश बुरी संगत में पड़ गए और राजेश रोज जुआ खेलने लगा। मेघा की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने अतीत के उस भयानक दौर को याद करने लगती है जब वो कॉलेज के बाहर खड़ी थी। राजेश की आदतें दिन ब दिन बहुत बिगड़ती जा रही हैं, वो लफंगों के साथ मिलकर जुए की लत में फंस चुका है। मेघा घर आकर अपने माता पिता के सामने सब कुछ सच सच बयां कर देती है। तभी राजेश दरवाजा खोलकर अंदर आता है। आप दोनों मुझे इस तरह गुस्से से क्यों घूर रहे हो? तेरे सारे कारनामों की खबर तेरी बहन ने हमें दे दी है। तू पढ़ाई लिखाई छोड़कर जुआ खेलता है और पैसे उड़ाता है। तूने माँ बाप से मेरी जुगली की है, अब तू देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। इस घटना के कुछ ही दिन के बाद घर में एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है जब पिता कमलेश दफ्तर से लौटकर टेबल पर वसीयत के कागजात रखते हैं। ये किस चीज के कागजात हैं और आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? ये क्या नाटक चल रहा है घर में? इस लाट साहब की करतूतों की वजह से ये सब हुआ है। इसने जुए का कर्ज चुकाने के लिए खानदानी जमीन बेच दी, इसलिए मैंने सारी जायदाद और घर मेघा के नाम कर दिया है। एक अनाथ और पराई लड़की के नाम सारी जायदाद कर दी। अगर इसने मेरी जिंदगी तबाह की है तो मैं भी इसकी जिंदगी नरक बना दूंगा।
उस फैसले से कुछ ही समय बाद मेरे पिता की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई और मेरी माँ भी दिल की मरीज बन गई। तब से राजेश मुझे अपनी जान का दुश्मन समझता है और ब्लैकमेल करता है। मेरी माँ को किसी तरह का दुख न हो इसलिए मैं कुछ नहीं बताती उन्हें। भाभी आप शांत हो जाइए और रोना बंद कीजिए। हम चारों हमेशा आपके साथ ढाल बनकर खड़े रहेंगे। उस मतलबी और लालची इंसान को तो अब हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ जाता है। कल्याणी और हरिशंकर हॉल में बैठे सभी से, अरे बच्चों, रक्षाबंधन में अब सिर्फ 1-2 दिन बचे हैं। घर की साफ सफाई निपटा लो और त्योहार की खरीदारी भी पूरी कर लो। हाँ बहू, तुम सब मिलकर बाजार से राखी और पूजा की सामग्री ले आओ। चारों नंदे मेघा के साथ मिलकर पहले घर की साफ सफाई करवाती हैं। उसके बाद सभी लोग शॉपिंग करने के लिए मॉल पहुंच जाते हैं। मॉल में पहले चारों नंदे मिलकर मेघा के लिए एक सुंदर सी साड़ी पसंद करती हैं। फिर वो भी अपने लिए सलवार सूट लेती हैं और वही सजी रंग बिरंगी राखियां, रेशमी धागे, ताजे नारियल और मिठाइयां खुशी खुशी खरीदती हैं। भाभी इस बार का रक्षाबंधन बहुत खास होगा। हाँ भाभी, इस बार हम सब मिलकर अमित भैया को बहुत धूमधाम से राखी बांधेंगे। रात के समय जब सब बाजार से लौटते हैं तभी अमित बाहर के काम से घर वापस लौट आता है। सभी लोग अमित को देखकर बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह रक्षाबंधन के दिन चारों बहनें सज धज कर थाली तैयार करती हैं। भैया बैठिए, आज रक्षाबंधन का पावन दिन है। हम चारों आपको राखी बांधेंगे। चारों बहनें अमित की कलाई पर रेशमी राखी बांधकर तिलक लगाती हैं और मुंह मीठा करवाती हैं। ये लो मेरी प्यारी बहनों का तोहफा। और मेघा, तुम भी तो अपने भाई राजेश को राखी बांधने मायके जाने वाली थी ना? हाँ अमित, मैं राजेश को फोन करके पूछ लेती हूँ कि वो घर पर है या कहीं बाहर है। मेघा फोन लगाती है और दूसरी तरफ से राजेश की आवाज आती है। राजेश, आज रक्षाबंधन है। मैं तुम्हारे लिए राखी और मिठाई लेकर आना चाहती हूँ। तुम घर पर कब तक मिलोगे? दीदी, मैं घर पर नहीं हूँ। मैं काम के सिलसिले में बाहर आया हुआ हूँ और मैं भी सोच रहा था कि हम अपनी पुरानी कड़वाहट भुलाकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। सच में राजेश, तुम सच कह रहे हो? हाँ दीदी, तू शाम को शहर के पुराने बड़े पार्क में आ जाना। मैं वहीं मिलूंगा, वहीं राखी बंधवा लूंगा। फोन करने के बाद मेघा सबको राजेश की बात बताती है। अमित, राजेश ने मुझे राखी बांधने के लिए शहर के पार्क में बुलाया है। अरे चलो मेघा, मैं भी तुम्हारे साथ गाड़ी से पार्क चलता हूँ। तभी अमित के मोबाइल की घंटी बजती है और वो दफ्तर की कॉल पर बात करने लगता है। मेघा, कंपनी में एक बहुत बड़ा इमरजेंसी काम आ गया है। तुम ऑटो से पार्क निकलो, मैं काम निपटा कर सीधे वहीं पहुंचता हूँ। ठीक है अमित। अमित चला जाता है। मेघा अपने कमरे में आती है। तब चारों नंदों में से एक नंद रागिनी पीछे से आकर बातें करते हुए कहती है कि भाभी, आपका भाई इतना जालिम है तो फिर आप उसे राखी बांधने क्यों जा रही हैं? तब रागिनी, वो जैसा भी है लेकिन मेरा छोटा भाई है। आज के दिन भला मैं उसे राखी कैसे ना बांधूं? आज के दिन तो हर बहन अपने भाई को बड़ी से बड़ी गलती माफ कर देती है। और फिर उसने मुझसे कहा है कि वो पुरानी सारी कड़वाहट को भूलकर नए तरीके से हमारा रिश्ता शुरू करना चाहता है। इसके लिए मैं उसे राखी बांधने जरूर जाऊंगी। ऐसा कहकर मेघा राखी बांधने का सारा सामान लेकर घर से निकल जाती है। बहनों, मुझे इस मामले में दाल में कुछ काला लग रहा है। जो भाई रात में थप्पड़ मारता हो वह अचानक इतना सीधा कैसे बन सकता है? हाँ दीदी, राजेश भैया जरूर भाभी को नुकसान पहुंचाने के लिए सुनसान पार्क में बुला रहे हैं। मैं तुरंत मम्मी पापा को और पुलिस स्टेशन फोन करके सारी बात बता देती हूँ और मैं अमित भैया और श्वेता आंटी को कॉल करती हूँ। हम सब छुपकर भाभी के पीछे पार्क चलते हैं। उधर मेघा हाथ में राखी की थाली लिए सुनसान पार्क के बीच पहुंचती है और चारों तरफ देखने लगती है। राजेश, तुम कहाँ हो? मुझे पार्क में कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। राजेश पेड़ के पीछे छिपे 2 लठैत गुंडों को इशारा करते हुए, जाओ इस लड़के पर हमला करो, इसका काम तमाम कर दो ताकि सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए। जैसे दोनों गुंडे डंडे लेकर मेघा की तरफ दौड़ते हैं तभी पीछे से चारों नंदे बिजली की तेजी से दौड़ती हुई वहां आ पहुंचती हैं। खबरदार, जो हमारी भाभी को हाथ भी लगाए तो। कराटे में माहिर चारों नंदे झपट कर दोनों गुंडों पर टूट पड़ती हैं और लात घूंसों से उन्हें जमीन पर पटक देती हैं। तभी सायरन बजाती हुई पुलिस की जीप, अमित, सास ससुर और श्वेता भी दौड़ते हुए पार्क में आ पहुंचते हैं। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं राजेश, अपने हाथ ऊपर उठाओ। राजेश, ये सब क्या है? आज रक्षाबंधन के दिन जब भाई अपनी बहन की रक्षा करता है तो तूने अपनी बहन की जान लेने की कोशिश की। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। दीदी, मुझे बचा लो पुलिस से। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू इस घटिया और गिरा हुआ इंसान निकलेगा। इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाइए। राजेश, तूने बचपन से मुझ पर जो भी जुल्म किए हैं ना, मैंने सब सही। और आज रक्षाबंधन के दिन तूने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को पूरी तरह ही मार दिया। आज से मेरा और तेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। पुलिस राजेश और उसके गुंडों को हथकड़ी लगाकर जीप में बिठाकर ले जाती है। मेघा की आंखें भर आती हैं और वो मुड़कर अपनी चारों नंदों की तरफ देखती है। तुम चारों ने हर मोड़ पर मेरी रक्षा की है। आज भले ही मेरा सगा भाई छिन गया हो, पर असल मायने में तो तुम चारों ने ही भाई का फर्ज निभाया है। क्या मैं तुम्हें राखी बांध सकती हूँ? भाभी, हम तो हमेशा आपकी ढाल बनकर आपके साथ ही खड़े रहेंगे। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या ही हो सकती है।
ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अमित सभी को लेकर खुशी खुशी घर लौट आता है। घर आकर मेघा चारों नंद को बिठाती है और आरती के थाल में 4 राखी लेकर आती है। पहले वो सबकी आरती उतारती है और फिर टीका लगाती है। फिर सभी को राखी बांधती है। पहले रागिनी, फिर शालिनी, फिर रेखा और आखिर में सबसे छोटी नंद रूपा को राखी बांधती है और फिर सभी गले लगकर भाभी से उनकी रक्षा का वादा करती हैं।